हेलो बच्चों, आज हम कनिष्क प्रथम की उपलब्धियों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले के वीडियो लेक्चर में हमने कनिष्क या कुषाण वंश के आरंभिक इतिहास के विषय में विस्तृत अध्ययन किया था और जिसके तहत हमने कुजुल कटफिसिस और विम कटफिसिस ने जिस तरह के कुषाण वंश के अंतर्गत का जो कार्य किए गए उनका हमने अध्ययन कर लिया था। तो आज हम अपने इस व्याख्यान के माध्यम से सबसे पहले कनिष्क प्रथम के राज्यारोहण की तिथि पर, उसके बाद हम कनिष्क की जो विजय है, चाहे से वह चीन पर उसकी विजय हो, चाहे अन्य जो राज्य है उन पर उसकी विजय हो, उन पर अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। कनिष्क का भारतीय इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। कदफिसिस शासकों के बाद कुषाण साम्राज्य की जो बागडोर है वो कुषाण शासक कनिष्क के हाथ में आ गई थी और रबटाक जो अभिलेख हमें अभी प्राप्त हुआ है उससे ये पता चलता है कि कनिष्क बिम कटफिसिस का पुत्र और उसका उत्तराधिकारी था और सारे जो कुषाण शासक थे उसमें कनिष्क सबसे प्रतापी और महान राजा था। अगर हम कनिष्क प्रथम की इतिहास को समझने के लिए अगर हम अभिलेखीय साक्ष्यों की बात करें तो रबटाक अभिलेख और सुई बिहार जो अभिलेख है उनसे हमें कनिष्क के विषय में हमें जानकारी मिलती है। और अगर साहित्यिक स्रोतों की बात करें तो अश्वघोष का जो सूत्रालंकार है और संयुक्त रत्न पिटक और धर्म पिटक निदान है उससे हमें कनिष्क के विषय में जानकारी मिलती है। साथ में ही कलड़ की राजतरंगिणी से चीनी यात्री ह्वेनसांग ने जो उसके समय का धार्मिक विवरण दिया है। इसके अलावा कनिष्क की मुद्राओं से जिसमें जो इन मुद्राओं पर जो अंकित देवी देवताएं हैं उनसे कनिष्क के समय के धार्मिक जो अवस्था या कनिष्क के जो धार्मिक विचार थे उनके विषय में हमको पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले बात हम करते हैं कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि, जिसके विषय में इतिहासकारों में अलग अलग तरह के का मत प्रचलित है। इस संदर्भ में फ्लीट और कैनेडी कनिष्क को प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में रखते हैं और इसके संदर्भ में वो ये तर्क देते हैं कि कनिष्क कदफिसिस वर्ग के जो शासक हैं उनसे पहले हुआ था और कनिष्क 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ होने वाले उस संवत का संस्थापक था जो बाद में विक्रम संवत के नाम से प्रसिद्ध हुआ। लेकिन जब से हमको रबटाक जो अभिलेख मिला है तब से फ्लीट महोदय का और कैनेडी महोदय का ये जो मत है ये निराधार सा साबित हो चुका है। दूसरी बात करें तो स्मिथ को हम लेंगे। स्मिथ कनिष्क के राज्यारोहण के समय को 125 ईस्वी मानते हैं। इस मत को मानने में भी एक मुख्य जो कठिनाई हमारे सामने उपस्थित होती है वो ये है कि कनिष्क के सुई बिहार अभिलेख से हमें ये पता चलता है कि सिंधु की जो निचली घाटी पर कनिष्क का अधिकार था और उधर अगर हम बात करें महाक्षत्रप रुद्रदामन की तो उसके जूनागढ़ अभिलेख में भी उसको सिंधु सोबीर का स्वामी बताया गया है। तो ये कैसे पॉसिबल है कि एक ही साथ एक ही प्रदेश पर दो स्वतंत्र शासकों का राज्य हो? तो उन दोनों को हम समकालीन नहीं मान सकते और इस आधार पर हम कनिष्क के जो राज्यारोहण की जो तिथि है उसको 125 ईस्वी नहीं मान सकते। अभी हाल ही में ग्रीशमैन ने कनिष्क की जो राज्यारोहण की जो तिथि है उसको 144 ईस्वी बताया है। इसी प्रकार से रमेश मजूमदार ने 248 ईस्वी से प्रारंभ होने वाले त्रैकूटक कलचूरी चेदी संवत का कनिष्क को संस्थापक मानते हुए और 248 ईस्वी को कनिष्क के राज्यारोहण की तिथि माना है, लेकिन इस मत को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस राजवंश का जो अंतिम जो शासक था वो वासुदेव, उसका शासनकाल कनिष्क के 100 वर्ष के बाद समाप्त हुआ था और हमें बहुत सारे अभिलेख इस तरह के प्राप्त हुए हैं कि उसने मथुरा पर शासन किया था।
तो यह निश्चित है कि इस प्रदेश पर योद्धे और नागों का आधिपत्य था और अंत में गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के पराभूत होने से पहले उन्होंने इस प्रदेश पर कम से कम 1 शताब्दी तक शासन किया था। तो इसी संदर्भ में फर्गुसन, टॉमस और राखलदास बनर्जी, रैप्सन आदि विद्वान ये मानते हैं कि कनिष्क 78 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और 78 ईस्वी में ही एक नए शक संवत की आरंभ हुआ और वो जो शक संवत है उसको कनिष्क ने आरंभ किया और वो शक संवत माना जाता है। और जो अधिकांश जो इतिहासकार है वो कनिष्क के राज्यारोहण की जो तिथि है वो 78 ईस्वी को ही स्वीकार करते हैं और ये जो शक संवत है इसका जो आरंभ है वो कनिष्क से माना जाता है। अब हम बात करते हैं कनिष्क की विजयों का या उसके साम्राज्य के विस्तार का। तो कनिष्क ने के समय एक विशाल साम्राज्य का स्वामी था और अगर हम विश्व का स्वरूप इस समय का देखें तो 3 जो राजवंश थे या बड़े साम्राज्य थे विश्व में, पार्थिया में था, चीन में था और रोम का साम्राज्य। अगर हम बात करें कि इनके साथ कनिष्क के किस प्रकार के संबंध थे, तो पार्थिया से और चीन से उसकी साम्राज्य की सीमाएं छूती थी, जबकि जो तीसरा साम्राज्य था रोमन साम्राज्य वो उसका व्यापारिक प्रतिद्वंदी था। पार्थिया साम्राज्य का एरियाना प्रदेश कुषाणों के अधीन था। पार्थिया और कुषाण साम्राज्य में कहने का मतलब है कि एक तरह से शत्रुता थी। चीन में कनिष्क के समय शक्तिशाली हान वंश का शासन था और उसके सेनापति पांचाओं ने खोतान पर, काशीगर पर और कूचा और कारा शहर पर कब्जा करके संपूर्ण चीनी तुर्किस्तान पर अधिकार कर लिया था। तो इससे जो कुषाण साम्राज्य की जो सीमा है वो चीनी साम्राज्य से टच करने लगी थी। तो ये जो इस तरह की जो परिस्थितियां पैदा हो रही थी उसके कारण दोनों ही साम्राज्यों में आगे चलकर संघर्ष निश्चित था कि इन दोनों ही चीन में और कनिष्क में संघर्ष अवश्य होगा। कनिष्क ने अपने शासनकाल में अनेक युद्ध किए और बहुत सारे युद्धों में उसे विजय भी प्राप्त हुई। सबसे पहले कनिष्क ने कश्मीर को जीता और कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है उसमें कश्मीर विजय का हमें उल्लेख मिलता है और साथ में ही उसने न केवल कश्मीर पर विजय प्राप्त की बल्कि उसने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया और वहां कनिष्कपुर नाम का नगर भी बसाया। कहने का तात्पर्य है कि कनिष्क को भी कश्मीर बहुत ही पसंद था और इस कारण उसने कश्मीर को जीता और इस तरह का भी हमें उल्लेख मिलता है कि वो अपनी गर्मियों को कश्मीर में ही व्यतीत करता था। इसी प्रकार से कश्मीर के अलावा सुई बिहार जो अभिलेख है उससे हमें पता चलता है कि उसने सिंध पर भी अधिकार कर लिया था। बौद्ध ग्रंथों से मालूम होता है कि उसने पंजाब को पार करके मध्य प्रदेश होते हुए पाटलिपुत्र पर चढ़ाई की और वहां के राजा को पराजित किया और उससे युद्ध का खर्चा मांगा, लेकिन उसके द्वारा धनराशि नहीं देने पर राजा ने बौद्ध विद्वान अश्वघोष और भगवान बुद्ध का जल पात्र कनिष्क को दे दिया था। इन दोनों को लेकर कनिष्क संतुष्ट हो गया और वह पुरुषपुर लौट आया। कनिष्क जिस समय पूर्वी भारत पर आक्रमण कर रहा था उसी समय पार्थिया के राजा ने भी उसके राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन कनिष्क ने उसका सफल प्रतिरोध किया और उसको भारत से खदेड़ दिया। कहने का तात्पर्य था कि कनिष्क इतना शक्तिशाली था, सैनिक दृष्टि से भी इतना शक्तिशाली था कि जो पार्थियन आक्रमण कनिष्क के समय हुए उसमें पार्थियंस को उसने सफल नहीं होने दिया। पंजाब और मथुरा के जो शक क्षत्रप है उनको उसने परास्त किया। उज्जैन के शक क्षत्रपों को भी उसने परास्त किया था और साथ में ही उसने मालवा के कुछ भाग पर अधिकार कर लिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि कश्मीर पर उसका अधिकार हो गया था, सिंध पर उसका अधिकार था, साथ में ही
उसने पार्थियंस के आक्रमण का सफल विरोध किया। पंजाब और मथुरा के जो शक क्षत्रप थे उनको भी उसने पराजित किया और मालवा के कुछ भाग पर भी कनिष्क के द्वारा अधिकार कर लिया गया था। संभवतः इस समय उज्जैन का जो शक क्षत्रप चस्टन था और जेदा और तक्षशिला के लेखों से पता चलता है कि कनिष्क ने कंबोज, गांधार और काबुल पर भी अधिकार कर लिया था। तो कहने का तात्पर्य है कि कनिष्क जब गद्दी पर बैठा उसके बाद उसने जहां भी उसने आक्रमण किया उसको सफलता ही हाथ लग रही थी। अब बात करते हैं कि चीन पर आक्रमण की। तो चीन में इस समय हान वंश का शासन था और वहां का जो इस साम्राज्य का जो सेनापति वो पांचाओ था। ऐसा कहा जाता है कि कनिष्क ने 98 ईस्वी के लगभग हान राजवंश के जो चीनी सम्राट था होती उसके नेतृत्व में अविश्वास व्यक्त किया या उसको वो पसंद नहीं करता था। इसके अलावा कनिष्क ने चीनी सम्राट के समकक्ष ही अपने आप को उससे ऊपर सिद्ध करने के लिए या समकक्ष सिद्ध करने के लिए उसने देवपुत्र की उपाधि धारण कर ली थी। इसके अलावा कनिष्क ने चीनी राजकुमारी के साथ विवाह का जो प्रस्ताव है वो भी पांचाओं के माध्यम से चीनी सम्राट के पास भिजवाया था। तो पांचाओं को ये जो प्रस्ताव है वो अपने स्वामी के विरुद्ध लगा या उसका अपमान लगा और इसके कारण पांचाओं ने कनिष्क के द्वारा जो राजदूत भेजा था उसको बंदी बना लिया। कनिष्क इसे सहन नहीं कर सका और वह एक विशाल सेना के साथ पामीर को पार करके चीन के सम्राट से युद्ध करने के लिए जा पहुंचा। ये जो सैनिक अभियान कनिष्क के द्वारा किया गया था इसमें कनिष्क को अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा और पामीर के ऊंचे जो प्लेटों को पार करने में उसके जो हजारों सैनिक हैं वो मारे गए। इस क्षति के परिणाम स्वरूप कनिष्क को पांचाओं से हार खानी पड़ी। तो इस पराजय से कनिष्क के सम्मान को बहुत ही आघात पहुंचा और उसे चीनी सम्राट को प्रतिवर्ष कर देने को बाध्य होना पड़ा, परंतु कनिष्क इस पराजय को चुपचाप सहन करने को तैयार नहीं था। इसलिए अब वो निरंतर अपनी सेना में वृद्धि करता रहा और चीन पर उसने पुनः आक्रमण करने का इरादा किया और उसको शीघ्र ही इसके लिए अवसर भी मिल गया। पांचाओं के मरते ही चीनी सेना में शिथिलता आ गई और कनिष्क ने पुनः सेना एकत्रित की और उसके पर आक्रमण कर दिया। पांचाओं का जो पुत्र था पान यांग ने कनिष्क का सामना किया लेकिन उसे कनिष्क की सेना से मात खानी पड़ी। कनिष्क की इस विजय से उसके शत्रुओं पर कनिष्क का जो प्रभाव है वो पुनः स्थापित हो गया और कनिष्क ने चीनी सम्राट को अब कर देना बंद कर दिया। जमानत के रूप में जो भेजी गई जो चीनी राजकुमारी है उसको उसने पेशावर में उसकी समुचित व्यवस्था की और इस विजय के परिणाम स्वरूप उसे काशगर, खोतान और यारकंद वापस प्राप्त हो गए। इस तरह से कनिष्क ने चीन को परास्त किया और चीन से कुछ प्रदेशों को प्राप्त कर लिया। अब बात करते हैं कि चीन के रोम के साथ किस तरह के व्यापार थे। तो कुषाण साम्राज्य के रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध थे और कुषाण काल में रेशम मार्ग पर कुषाणों के अधिकार होने से भारत और रोम के बीच व्यापारिक और राजनीतिक संपर्क बढ़े और दोनों के बीच दोस्ताना संबंध भी स्थापित हुए। रोम के साथ जो व्यापारिक संबंध थे इसके कारण कुषाणों की जो समृद्धि है उसमें काफी बढ़ोतरी हुई और इस तरह से कनिष्क एक शक्तिशाली विजेता सम्राट भी हो गया और जिसने उत्तराधिकार में प्राप्त राज्य का न केवल संरक्षण किया बल्कि उसको विस्तृत भी किया। अगर हम उसके साम्राज्य की सीमाओं की बात करें तो उसके साम्राज्य की सीमाओं में निम्न जो राज्य थे वो शामिल थे, जैसे कि मध्य एशिया और मध्य एशिया में यारकंद, खोतान और काशगर पर कनिष्क का अधिकार था।
बैक्ट्रिया कुजूल कदफिसिस के समय से ही कुषाणों का उस पर आधिपत्य था। और खोतान से प्राप्त एक पांडुलिपि में चंद्र कनिष्क को बहलक या बैक्ट्रिया का शासक बताया गया है। इससे पता चलता है कि न केवल वह यारकंद, खोतान और काशीगर का बल्कि बैक्ट्रिया का भी स्वामी था। इसी प्रकार से वह अफगानिस्तान पर भी उसका अधिकार था, क्योंकि कनिष्क के जो रबटाक अभिलेख से अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर कनिष्क का अधिकार प्रकट होता है। हविष्क के बारबक अभिलेख से काबुल प्रदेश पर उसके राज्य का संकेत मिलता है, और यह अधिकार निश्चय ही कनिष्क के समय से ही था, क्योंकि इस क्षेत्र की विजय स्वयं हविष्क ने नहीं की थी। कहने का तात्पर्य है कि इन क्षेत्रों को कनिष्क ने ही जीता होगा। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की बात करें तो इस प्रदेश पर कनिष्क का अधिकार था, क्योंकि पुरुषपुर को कनिष्क ने अपनी राजधानी बनाया था। गंधार के संदर्भ में युआन च्वांग के वर्णन से पता चलता है कि गांधार कनिष्क के समय कला का एक बहुत बड़ा केंद्र था। यहाँ पर मूर्ति कला की जो एक विशिष्ट शैली है गांधार कला, उसका विकास हुआ था। तो इससे भी पता चलता है कि गांधार पर कनिष्क का अधिकार था। अगर हम कश्मीर की बात करें तो कल्हड़ की राजतरंगिणी से पता चलता है कि न केवल उसका कश्मीर पर अधिकार था, बल्कि उसने कश्मीर में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था। साथ में ही जो चौथी बौद्ध संगति है उसका आयोजन भी उसके द्वारा कश्मीर में ही किया गया था, और यहाँ उसने कनिष्कपुर नामक नगर बसाया था। सिंध में की बात करें तो सुई बिहार अभिलेख से सिंध पर कनिष्क का अधिकार सिद्ध होता है। इसी प्रकार से पंजाब पर जो उसका अधिकार है वो जेद्दा अभिलेख और माणिक्याल अभिलेख से पंजाब पर कनिष्क का अधिकार सिद्ध होता है। उत्तर प्रदेश के सुदूरवर्ती भागों पर भी कनिष्क का अधिकार था, और इसकी जानकारी हमें मुद्राओं से और अभिलेखित साक्ष्यों से होती है। अगर हम पश्चिमी भारत की बात करें तो कुछ इतिहासकारों की राय है कि महाराष्ट्र का जो छैरात वंशीय और गुजरात काठियावाड़ का जो चस्टन वंशीय जो शक क्षत्रप थे, वो कुषाणों की अधीनता को स्वीकार करते थे। लेकिन इस विषय में अधिकांश जो विद्वान है वो एक मत यद्यपि नहीं है। हेनसांग के विवरण से भी ज्ञात होता है कि कनिष्क के विशाल साम्राज्य की जो राजधानी थी वो पुरुषपुर या पेशावर थी, और ये जो पुरुषपुर है ये अफगानिस्तान से सिंधु घाटी को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित था। ये पुरुषपुर का व्यापारिक दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण स्थान था। चूंकि पुरुषपुर कनिष्क के साम्राज्य के मध्य में स्थित थी, इससे सामरिक दृष्टि से भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण नगर था। तो अंत में कह सकते हैं कि कनिष्क का राज्य मध्य एशिया से सारनाथ तक फैला हुआ था, और उसकी राज्य की जो राजधानी पुरुषपुर थी। अगर हम अभिलेखीय या फिर साहित्यिक या मुद्राओं के जो साक्ष्य हमें मिले हैं उनके आधार पर हम कह सकते हैं कि कनिष्क का साम्राज्य पूर्व में बिहार से लेकर पश्चिम में खुरासान तक और उत्तर में पामीर के पठार तक फैला हुआ था। उसकी मुद्राओं की उपलब्धता के आधार पर कुछ इतिहासकार बंगाल, बिहार, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के कुछ भागों पर भी कनिष्क के अधिकार को स्वीकार करते हैं। तो इस तरह से कनिष्क ने एक न केवल वह एक विशाल साम्राज्य को उसने जीता, बल्कि उसको अंत तक उसने उसको संरक्षित भी बनाए रखा। तो विद्यार्थियों, अगले वीडियो लेक्चर में हम कनिष्क की बौद्ध धर्म के प्रति उसने किस तरह से उसने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया था, और किस तरह से उसने कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में जो उसके द्वारा योगदान दिया गया था, उस पर हम अपना वीडियो लेक्चर देने का मैं कोशिश करूंगी, या फिर ई व्याख्यान देने का हम प्रयास करेंगे।